Good morning, students. From today, we are going to start our chapter 15, that is some natural phenomena. So, in this chapter, we are going to discuss about the natural phenomena that takes place in our nature, right? In our universe, there are so many things that takes place. What is the reason behind all those things? That thing we are going to discuss here. Also, we are going to see that what are the reasons behind all these kind of phenomena that happen in our day-to-day life, right? So, in class 7th, you read about winds, storms, cyclones. हमने क्लास 7th में विंड के बारे में पढ़ा है, स्टॉर्म्स के बारे में पढ़ा है, ऑल्सो हमने पढ़ा था साइक्लोन्स के बारे में. You learned that cyclones can cause a lot of damage to human life and property. हमने ये भी पढ़ा है कि जो साइक्लोन्स हैं उनके कारण हमारी जो लाइफ और प्रॉपर्टी है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंच सकता है, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट होती है. You also learned that you can protect ourselves from these destructive phenomena to some extent. हमने ये भी पढ़ा है कि हम कुछ चीज़ों का ध्यान रख के अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस तरीके के डिस्ट्रक्शन से, इन सब के होने वाले हार्मफुल इफ़ेक्ट्स से. इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस 2 अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना. इस चैप्टर में हम कुछ और डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिनास के बारे में पढ़ेंगे. कौन कौन से? लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक, बिजली गिरना और भूकंप आना. We shall also discuss what steps we can take to minimize destruction caused by these phenomena. हम ये भी पढ़ेंगे कि इनसे होने वाले डिस्ट्रक्शन को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट द लाइटनिंग इफेक्ट. जो बिजली चमकती है, बिजली गिरती है, उसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे समझते हैं. You might have seen sparks on the electric poles when wires become loose. जब वायर्स लूज हो जाते हैं तो हमको स्पार्किंग देखने को मिलती है, राइट. कभी कभी हमारे घरों में भी दो वायर्स के बीच में हमको स्पार्किंग देखने को मिलती है. दिस फिनोमिना इज क्वाइट कॉमन when wind is blowing and shaking the wires. ये फिनोमिना बहुत कॉमनली हम देख सकते हैं जब तेज़ हवाएं चल रही हों और उन हवाओं के कारण जो वायर्स हैं उनमें शेकिंग हो रही हो, राइट. यू माइट ऑल्सो हैव सीन स्पार्क्स व्हेन द प्लग इज लूज इन इट्स सॉकेट. जब हम प्लग को सॉकेट में लगाते हैं उस समय अगर वो लूज लगा है तो उस समय भी हमको स्पार्किंग देखने को मिलती है, राइट. चिंगारी जिसको हम बोलते हैं. लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन अ ह्यूज स्केल. तो लाइटनिंग भी कुछ कुछ वैसी ही है बट एक बहुत बड़े स्केल पर. जैसे चिंगारी छोटी सी होती है उसी का बहुत बड़ा स्केल हो जाता है लाइटनिंग. इन एंशियंट टाइम्स पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दीज स्पार्क्स. पहले के समय में, पुराने समय में जो लोग थे उनको इन स्पार्क के पीछे का क्या रीज़न है, क्यों उनको इस तरीके के स्पार्क्स दिखते हैं, इसके पीछे का रीज़न वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे. दे वर देयरफॉर अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग. और इसीलिए वो इस लाइटनिंग से डरते थे. एंड थॉट दैट द रेथ ऑफ गॉड्स वॉज विजिटिंग देम. और वो ये सोचते थे कि गॉड के कुछ फरिश्ते हैं जो कि उनको विजिट करने आते हैं. नाउ ऑफ कोर्स we understand the lightning is caused by the accumulation of charges in the clouds. लेकिन अब साइंस ने इतनी तरक्की की है और हम ये समझ सकते हैं कि ये जो लाइटनिंग होती है उसके पीछे का रीज़न कुछ नहीं है बल्कि क्या है, चार्जेस. जब चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो उस कारण ये जो लाइटनिंग है वो हमको देखने को मिलती है. वी नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग. और लाइटनिंग से हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट अवर सेल्स फ्रॉम द डेडली स्पार्क. लेकिन हमको कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है. हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि हम अपने आप को इस लाइटनिंग से या स्पार्क से प्रोटेक्ट कर पाएँ. द स्पार्क्स दैट द ग्रीक न्यू अबाउट. जो ग्रीक पीपल थे उन्होंने स्पार्क के बारे में कुछ डिस्कवरीज की, उनको कुछ कुछ पता चला था स्पार्क के बारे में.
क्या चीज़ें थी वो समझते हैं। द एंशियंट ग्रीक न्यू as early as 600 BC that when amber is a kind of resin, was rubbed with fur, it attracted light objects such as hair. जो ग्रीक पीपल थे उनको एक चीज़ पता थी कि जब एम्बर एक तरीके का मटेरियल होता है, जब उसको फर से रब किया जाता है तो वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने लगता है, राइट। आपने देखा होगा जब हम स्केल को अपने हेड से रब करते हैं तो वो छोटे छोटे पेपर पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाता है। ये उसी से मिलता जुलता है। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वुलन और पॉलिस्टर क्लॉथ्स योर हेयर स्टिक ऑन द एंड। हमने ये भी देखा है कि जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं जैसे कि स्वेटर्स वगैरह, उसमें हमारे जो हेयर्स होते हैं वो चिपक जाते हैं। इफ़ यू टेक ऑफ these cloths in the dark, you ever seen a spark and hear a cracking sound। और वुलन क्लॉथ्स में हमको क्रैकलिंग का साउंड भी हमको देखने को मिलता है और कभी कभी स्पार्क भी हमको देखने को मिलता है। In 1752, Benjamin Franklin was an American scientist, showed that lightning and the spark from your clothes are essentially the same phenomena। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमको ये बताया था कि जो लाइटनिंग होती है, जो बिजली चमकती है, ऑल्सो हमारे कपड़ों में जो स्पार्क हमको दिख रहा है, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। हाउएवर इट टुक 1000 years फॉर दिस रियलाइजेशन टू अकर। और इस कंक्लूजन तक पहुंचने में लोगों को 2000 साल तक का लंबा समय लगा। आई वंडर वाई दे टुक सो मैनी ईयर्स टू रियलाइज द सिमिलैरिटी। अब क्यों उनको इतना लंबा समय लगा इसको समझने के लिए, वो हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साइंटिफिक डिस्कवरीज आर द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क बाय मैनी पीपल। कोई भी डिस्कवरी जो है वो इतनी आसानी से नहीं हो जाती है। उस डिस्कवरी के लिए बहुत से साइंटिस्ट कई सालों तक बहुत हार्ड वर्क करते हैं और तब जाके कोई भी डिस्कवरी जो है वो होती है, राइट। इट कैन समटाइम टेक अ लॉन्ग टाइम। और कभी कभी ये बहुत लंबा समय लेती है कोई भी डिस्कवरी। वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। वी शैल सी हाउ दे आर रिलेटेड टू द लाइटनिंग इन द स्काई। और अब हम डिस्कस करते हैं कि लाइटनिंग मतलब बिजली चमकना और हमारे कपड़ों में जो स्पार्किंग है वो दोनों कैसे एक दूसरे से सिमिलर चीज़ें हैं, कैसे एक दूसरे से मिलती हैं। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। हम कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे ये समझने के लिए कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का नेचर क्या होता है। बट रिकॉल फर्स्ट, सबसे पहले हम ये चीज़ रिकॉल करें व्हाट यू माइट हैव प्लेड एज अ गेम। When you rub a plastic scale on your dry hair, the scale can attract very small pieces of paper। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। जब हम हेयर से स्केल को रब करते हैं तो वो जो स्केल है वो छोटे छोटे पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करने लग जाता है, राइट। सो चार्जिंग बाय रबिंग। तो ये एक चीज़ हम कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से कि जब भी आप किसी चीज़ को रब कर रहे हो तो उस रबिंग के कारण चार्जेस जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं, राइट। हमने फर से भी रेजिन को रब किया था जिसको हमने एम्बर बोला था। जब हमने स्केल को अपने ड्राई हेयर से रब किया तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ और उस फ्रिक्शन के कारण जो फ्रिक्शन के कारण जो चार्जेस हैं वो डेवलप हुए, राइट। व्हेन अ प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विथ पॉलीथीन इट एक्वायर्स द स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्जेस। जब एक प्लास्टिक रिफिल को हम पॉलीथीन से रब करते हैं तो उसमें छोटे छोटे चार्जेस आ जाते हैं। सिमिलरली जब एक प्लास्टिक कॉम को हम ड्राई हेयर से रब करते हैं तो उसमें भी छोटे छोटे चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। और ये ऑब्जेक्ट्स जो डेवलप हुए हैं फ्रिक्शन के कारण या रबिंग के कारण, इनको हम बोलते हैं चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। In the process of charging the refill and the plastic comb, polythene and hair also get charged। इस प्रोसेस में
ये जो पूरी प्रोसेस है उसमें रिफ़िल को चार्ज करने की प्रोसेस और प्लास्टिक कॉम को चार्ज करने की प्रोसेस, इन दोनों में ही जो पॉलीथीन और हेयर्स हैं वो दोनों क्या हो गए, चार्ज हो गए हैं ड्यू टू फ्रिक्शन. लेट्स ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर फैमिलियर टू यू. इस टेबल में हम कुछ और ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमको लिखा हुआ है जहाँ पे हमने फ्रिक्शन के कारण चार्जेस को प्रोड्यूस किया. सो दैट टेबल यू कैन रीड बाय योर ओन. नाउ द टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस आर देयर, और वो कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं वो चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं. वी विल सिलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम टेबल 15.1 for the next activity. So students, here one activity is being given to you. That activity you can read by your own. Let us just summarize the observations. मैं आपको समझा देता हूँ शॉर्ट में कि जो चार्जेस हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं जब आप इन एक्टिविटीज़ को पढ़ेंगे. सो यू विल रियलाइज द रिजल्ट्स that I am explaining to you here, right? So first one is the charged balloon repelled a charged balloon. आपने क्या किया, यहाँ पर आपने दो बलून्स लिए हैं इस एक्टिविटी में. इन दोनों बलून्स को आपने रब किया है, राइट? तो जब आप इन दोनों बलून्स को रब करेंगे तो इनमें क्या होगा, चार्जेस डेवलप हो जाएंगे. और चार्जेस डेवलप होने के बाद ये जो दोनों बलून्स हैं वो एक दूसरे को अपने से दूर धकेलने की कोशिश करेंगे. और इस तरीके का फोर्स जो कि एक दूसरे को दूर धकेलता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ रिपल्शन, राइट? सो हम ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो वर्क करेगा. अ चार्ज रिफिल रिपेल्ड अ चार्ज रिफिल. सेम चीज़ रिफिल के साथ भी होगी. जो दोनों रिफिल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, एक दूसरे को दूर धकेलने की कोशिश करेंगी. बट अ चार्ज बलून अट्रैक्ट अ चार्ज रिफिल. लेकिन जब आप एक चार्ज बलून को एक चार्ज रिफिल के पास में लेकर आओगे तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, मतलब दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगी, राइट? रिपेल मतलब दूर दूर धक्का देना और अट्रैक्ट मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना. तो यहाँ से हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं. डज इट इंडिकेट दैट द चार्ज ऑन द बलून इज़ ऑफ डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑन द रिफिल. तो यहाँ से एक चीज़ कंक्लूड की गई कि रिफिल पे जो चार्ज है वो बलून पर चार्ज के अपोजिट है, राइट? या दोनों चार्जेस जो हैं वो अलग अलग हैं. सो कैन वी से दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ charges? Can we also say that the charges of the same kind repel each other while the charges of the different kind attract each other? हम ये कह सकते हैं कि सेम तरीके के जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि अपोजिट काइंड के जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. इट इज़ अ कन्वेंशन to call the charges acquired by the glass rod when it is rubbed with the silk as positive. So साइंटिस्ट्स ने कुछ डिस्कवरीज की थी. उन्होंने क्या किया, एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब किया, और जब उन्होंने एक ग्लास रॉड को ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब किया तो उस पर कुछ चार्जेस डेवलप हो गए, और उस चार्जेस को उन्होंने बोला पॉजिटिव चार्जेस. द अदर काइंड ऑफ चार्जेस इज सेड टू बी नेगेटिव. और उनको दूसरी तरीके का चार्ज था उसको उन्होंने नाम दिया नेगेटिव चार्ज. सो दो तरीके के चार्जेस हमको मिल गए, पॉजिटिव और नेगेटिव. इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन द चार्ज्ड ग्लास रॉड इज ब्रॉट नियर अ चार्ज्ड प्लास्टिक स्ट्रॉ रब्ड विथ पॉलीथीन, देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द टू. हमने क्या चीज़ ऑब्जर्व करी कि जब एक चार्ज ग्लास रॉड को एक चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ के पास में लाया जाता है, जिसको कि हमने पॉलीथीन से रब किया है, तो उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा. वो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे. व्हाट डू यू थिंक वुड बी द काइंड ऑफ चार्ज ऑन द प्लास्टिक स्ट्रॉ? आप क्या समझते हैं प्लास्टिक स्ट्रॉ पर किस तरीके का चार्ज हो सकता है? Your guess that the plastic straw would carry a negative charge is correct. So obviously अभी हमने बोला कि ग्लास रॉड पर अगर पॉजिटिव चार्ज
तो जो प्लास्टिक स्ट्रॉ होगी उस पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और चूंकि ये दोनों रॉड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं इसलिए इन दोनों पर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, अपोजिट, राइट। द इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक। वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो कि रबिंग के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे चार्जेस होते हैं, दे आर द स्टैटिक चार्जेस। दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स, और वो खुद से नहीं चल सकते हैं। व्हेन चार्जेस मूव दे कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्जेस फ्लो होते हैं तो करंट डेवलप होता है, ये चीज़ आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ी होंगी। सो आप ये कह सकते हो कि अगर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो बेसिकली जो करंट है वो फ्लो हो रहा है, राइट। यू हैव बीन रीडिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट सिंस क्लास 6। आप क्लास 6 से करंट के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। द करंट इन द सर्किट विच मेक्स अ बल्ब ग्लो और द करंट दैट मेक्स अ वायर हॉट इज नथिंग बट द मोशन ऑफ चार्जेस। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा करंट जिसके कारण एक बल्ब ग्लो करता है, हमारे घरों में टीवी पंखे ये सब चीज़ें चलती हैं। ऑल्सो एक ऐसा करंट जिसके कारण जो वायर है वो गर्म हो जाता है। ये सब चीज़ें किसके कारण होती हैं, चार्जेस के मोशन के कारण, राइट। सो ऑल दीज आर नथिंग बट ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्जेस। नाउ अब ये जो चार्जेस हैं अभी हमने पढ़ा वो स्टैटिक होते हैं, तो चार्जेस का ट्रांसफ़र भी किसी तरीके से होता होगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र भी होता होगा। अब वो चीज़ कैसे होती है वो हम यहाँ पे समझेंगे। ऑल्सो यहाँ पर दो एक्टिविटीज़ आपको गिवन हैं, दैट एक्टिविटीज़ यू शुड रीड बाय योर ओन। लेट अस स्टार्ट रीडिंग विथ हियर आफ्टर द एक्टिविटी। The aluminum foil strips receive the same charge from the charged refill through the paper clip. Remember that the metals are good conductor of electricity. आपने एक एल्यूमिनियम फॉइल ली है और उस एल्यूमिनियम की फॉइल पर वही चार्ज होगा जो कि एक चार्ज रिफिल पर है, राइट। और आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं। गुड कंडक्टर्स का मतलब वो जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। द स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड दे बिकम वाइड ओपन। वो स्ट्रिप्स जिनमें कि सिमिलर चार्जेस होते हैं, जो सेम चार्जेस कैरी करती हैं, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करती हैं। जैसे कि दो स्ट्रिप अगर दोनों पर पॉजिटिव चार्ज तो वो दोनों रिपेल करेंगी, अगर दोनों पर नेगेटिव चार्ज तो भी वो दोनों रिपेल करेंगी। लेकिन अगर एक पर पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज तो उस केस में वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। सच अ डिवाइस कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट। और एक ऐसा डिवाइस जिसको कि हम यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है या नहीं है, उस डिवाइस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, राइट। एक ऐसा डिवाइस जो हमको ये बताए कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है या नहीं है, उस डिवाइस को मैं बोलूँगा इलेक्ट्रोस्कोप। Thus, we find that electric charge can be transferred from a charged object to another through a metal conductor. तो हम एक चीज़ यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होता है, किसके थ्रू, एक मेटल कंडक्टर के थ्रू, राइट। टच द एंड्स ऑफ द पेपर क्लिप जेंटली with hand and you will find a change in the foil strip. अगर आप उस पेपर स्ट्रिप को थोड़ा सा हल्के से अगर हम उसको टच करें, जेंटली अगर हम उसको पकड़ें, तो हमको एक चेंज देखने को मिलेगा उस फॉइल स्ट्रिप में। दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट, और कुछ समय बाद वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगी। Repeat the charging of foil strips and touching the paper clip. Every time you will find that the foil strip collapse as soon as you touch the paper clip with hand. जब आप उस फॉइल को चार्ज करेंगे और बार बार जब आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे
तो हर टाइम आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जब जब आप उसको टच करेंगे तो वो जो पेपर फॉइल है वो कोलैप्स हो जाएगी, राइट। दिस रिजल्ट विल बी सीन टू यू एवरी टाइम यू परफॉर्म द activity and you touch the paper clip with your hand. So why does it happen? ऐसा क्यों हो रहा है? The reason is that the foil strip loss charges to the earth through your body. इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जो फॉइल स्ट्रिप है वो अपने चार्जेस को लूज़ कर देगी, क्योंकि आपने उसको टच किया है तो अब चार्जेस आपकी बॉडी में आ गए, और चूंकि आप ग्राउंड पर खड़े हो तो आपसे होते हुए वो जो चार्जेस हैं वो अर्थ में चले गए। तो अब क्या हुआ, वो जो बॉडी है उसने अपने चार्जेस को लॉस कर दिया। द रीज़न इज दैट वी से दैट द फॉइल स्ट्रिप्स आर डिस्चार्ज्ड। और अब हम ये बोल सकते हैं कि जो फॉइल स्ट्रिप है वो क्या हो गई है, डिस्चार्ज हो गई है। अब उस पर किसी भी तरीके का चार्ज जो है वो नहीं बचा है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। और ये जो प्रोसेस है जिसमें कि हम चार्जेस को अर्थ में भेज देते हैं या ग्राउंड में भेज देते हैं उसको बोला जाता है अर्थिंग। आपने सुना होगा हमारे घरों में भी अर्थिंग होती है, अर्थिंग के वायर्स होते हैं, राइट। सो अर्थिंग इज़ नथिंग बट जो एक्स्ट्रा चार्ज है उसको हम अर्थ में छोड़ देते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली अर्थिंग। Earthing is provided in building to protect us from electrical shocks due to any leakage of electrical current. मैंने अभी बताया आपके घरों में या जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें अर्थिंग दी जाती है। बेसिकली अर्थिंग क्यों दी जाती है, ताकि हम किसी भी तरीके के इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकें। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में कहीं लीकेज है तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो ग्राउंड में चले जाएंगे और हमको शॉक लगने से बच जाएगा, राइट। So, all these are the things that we have studied in this chapter till now. अब हम पढ़ेंगे कि ये जो लाइटनिंग है, लाइटनिंग की डिस्कवरी कैसे हुई और कैसे ये पता चला, ये जो बिजली चमकती है उसके पीछे का क्या रीज़न है वो हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। So that's all for today's class, students. Thank you.